वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। हमारा पहला यूनिट मोल कॉन्सेप्ट पर आधारित है। मोल कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम समझते हैं कि मेजरमेंट क्या होता है और मेजरमेंट के लिए डिफरेंट जो स्टैंडर्ड्स यूज किए जाते हैं, जो डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रूल्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेजरमेंट क्या होता है। जब भी कभी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए होता है, एक ऐसा स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जिसके टर्म्स में हम बाकी सभी चीजों को मेजर करेंगे। उस स्मॉलेस्ट मेजर को हम यूनिट बोलते हैं। अब हर कोई अपने हिसाब से अगर यूनिट डिफाइन करे तो वो यूनिट हर बार नया होता है, हर बार अलग बनता है। जैसे मैंने अपने अंगुली की थिकनेस को 1 यूनिट अगर एज्यूम कर लिया और मैं उसके हिसाब से लेंथ निकालता हूं, किसी दूसरे की अंगुली की थिकनेस उससे डिफरेंट होगी, वो निकालेगा तो अलग वैल्यूज निकालेगा। मैं अलग नंबर के बारे में, अलग लेंथ के बारे में बात कर रहा हूं, उसको कुछ और समझ में आएगा। ऐसा ना हो इसके लिए ग्लोबली एक्सेप्टेड कुछ यूनिट्स बनाए गए और उनको हम एसआई यूनिट्स बोलते हैं। एसआई यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है और इसके अंदर हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के अलग अलग यूनिट्स डिफाइन करते हैं। इसमें हमारे पास दो तरीके की क्वांटिटीज होती हैं, बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स आपके सामने यहां लिखे हुए हैं स्क्रीन पे। लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी लाइट की चमक कैंडेला। अब ये समझते हैं कि केमिस्ट्री में हमारे इस मतलब का इसमें से केवल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, मोल है, जिसमें हम ये मेजर करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस यानी कि कोई भी मटेरियल के कितने पार्टिकल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अब अगर हम बात करते हैं मास नंबर की, कि मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो यहां हमको पता चलता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ता जाता है वैसे वैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता चला जाता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर मटेरियल का एक एटम या एक मॉलिक्यूल लेकर के अगर उसका वजन देखें, अगर उसी के 50 होंगे तो 50 गुना वजन हो जाएगा। किसी भी सब्सटेंस के लिए उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट मॉलिक्यूल या एटम होता है उसका साइज, उसका मास हमेशा कांस्टेंट होता है और हम उसी के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स के टर्म्स में हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का ओवरऑल मास कितना आएगा। हर एक सब्सटेंस का अपना एक डिफाइंड यूनिट मास होता है जो कि उसके 1 मोल ऑफ एटम्स का या 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स का डिफाइंड मास होता है, ठीक है। और यहीं से हमारा मोल कॉन्सेप्ट और एटम एंड मास के बीच में रिलेशनशिप जनरेट होता है। अब अगर हम मोल की डेफिनेशन की बात करें तो बाय डेफिनेशन मोल होता है उतने एटम्स जो कि 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप के अंदर आएंगे, उनकी गिनती को हम 1 मोल बोलते हैं। मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस
that basically equal to the number of atoms of 12 ग्राम of carbon 12 isotope. इसको कार्बन 12 के हिसाब से डिफाइन किया जाता है. कार्बन 12 एक्चुअली कार्बन का वो आइसोटोप है जिसके कि 1 मोल यूनिट का वजन 12 ग्राम होता है. ये जो गिनती होती है 1 मोल की, ये एक्चुअली एवोगैड्रो कांस्टेंट के बराबर होती है. एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या होता है? ये एक नंबर होता है जो कि आपके नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप के बराबर होता है. इसकी वैल्यू 6.02245 इंटू 10 पावर 23 होती है. इसलिए 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.02245 इंटू 10 पावर 23 होता है. एवोगैड्रो कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट एक इटालियन साइंटिस्ट ने दिया था और उनके नाम पे इसका नाम एवोगैड्रो कांस्टेंट रखा गया. हम इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं. सो अभी तक के कंटेंट की अगर समरी की बात करें तो हमें पता चलता है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.0225 इंटू 10 पावर 23 एलिमेंट्स और basically you can say atoms or molecules. Molar mass is equal to mass of 1 mole of substance is equal to mass of 6.0224 into 10 to the power 23 elementary entities. This means कि हम लोग जो मास याद करते हैं पीरियोडिक टेबल में हमें जो मास दिखाई देता है उस मास की वैल्यू 1 मोल के बराबर होती है. यानी कि उतना अगर सब्सटेंस हम लेते हैं तो हमें 1 मोल ऑफ सब्सटेंस मिल जाएगा. एक नया टर्म आता है एटॉमिक मास यूनिट. अगर हम वजन की बात करते हैं तो इसके लिए हम मास का मेजरमेंट किलोग्राम में करते हैं. बट एटम जो होता है वो एक बहुत छोटा यूनिट होता है. अगर एक एटम का मास निकालना है तो उसके लिए हम किलोग्राम में मेजरमेंट करें तो हमें कुछ भी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. सो हमें एक उसी तरीके का यूनिट लेना पड़ेगा. फॉर अ कन्वेंशन इनिशियली हाइड्रोजन के एटम को लिया गया था 1 यूनिट. बट आगे चल के हाइड्रोजन के बहुत सारे आइसोटोप्स मिले, उनका वजन अलग अलग मिला. सो इस वजह से वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम हाइड्रोजन टू कार्बन. और कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के वजन को हम 12 यूनिट मानते हैं. यानी कि 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप गिव्स यू 1 एटॉमिक मास यूनिट. एटॉमिक मास यूनिट क्या है? उतना वजन जितना कि 1/12 कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का वजन होगा. अब अगर हम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो एटॉमिक मास हमेशा ही एक एटम का मास होता है, एक एटम का भार होता है. और अगर मॉलिक्यूलर की बात करते हैं तो उसमें डिपेंड करता है कि आपके एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स आते हैं. सो मॉलिक्यूलर मास जो आपका होता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय द AMU, इसको हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं. और एक एटम के मास डिवाइडेड बाय दैट AMU इज कॉल्ड योर रिलेटिव एटॉमिक मास. फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 की बात करें तो ऑक्सीजन 16 का मास 16 यूनिट होता है. ठीक है. सो 16 यूनिट एक एटम का मास होने का मतलब है कि मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल टू 16 और डिवाइडेड बाय 1 AMU it
इट विल बी इक्वल टू 16 AMU। इसी तरीके से अगर हम सपोज अमोनिया का अगर सपोज हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इसका एटॉमिक मास कितना होगा, सो हियर वी हैव formula for ammonia is NH3. That means one molecule of ammonia contains one nitrogen and 3 hydrogens. So अगर हम अमोनिया की बात करते हैं तो हमें मिलता है कि ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके बना है। नाइट्रोजन का मास 14 AMU, हाइड्रोजन का मास 1 AMU। सो अमोनिया का N प्लस 3 टाइम्स H, ठीक है, विच इज इक्वल टू 14 AMU प्लस 1 इंटू 3 AMU। दैट मीन्स 14 और 3 17 AMU, यानी एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 विल बी इक्वल टू 17 AMU। Now new term molar mass। molar mass क्या चीज है? It is mass of 1 mole of unit of any substance. For example, if I want to calculate the same thing for ammonia, तो अमोनिया 1 मोल ऑफ अमोनिया के लिए जो भी उसका मास आएगा उसको हम मोलर मास ऑफ अमोनिया कहेंगे, ठीक है। सो मोलर मास हमेशा ही ग्राम्स में होगा, जबकि आपका मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास हमेशा ही AMU में डिफाइन किया जाएगा। कभी भी मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास AMU से बड़े यूनिट में नहीं हो सकता और कभी भी मोलर मास ग्राम से छोटे यूनिट में नहीं होगा। जैसे कार्बन 12 आइसोटोप का अगर हम मोलर मास की बात करें तो इसका मोलर मास 12 ग्राम होता है, या अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया का मोलर मास हमारा 17 ग्राम आएगा। सो मोलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस भी उसी तरीके से कैलकुलेट होगा जैसे कि हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर रहे थे। यहां पे 1 मोल की बात होगी, इसलिए वैल्यूज ग्राम में होंगी। नाउ मोलर मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है, इसमें कुछ जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर या तो एक्सेप्ट किए जाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं। सो दैट मीन्स कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव होने की वजह से वहां पे आयंस क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड के लिए भी हमारा मोलर मास 6.0224 इंटू 10 पावर 23 यूनिट ऑफ सब्सटेंस ही होगा, यानी कि यहां भी कोई वैसे बड़ा चेंज नहीं आएगा और ये भी ग्राम्स में ही कैलकुलेट होगा। नाउ लेट्स टेक अ प्रॉब्लम हियर। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 1 किलो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, यानी कि 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास अवेलेबल है तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड बाय फॉर्मूला CO2 होता है, ठीक है। सो इसका अगर हमें भार कैलकुलेट करना है तो कार्बन आपका होता है 12 यूनिट्स का, 12 AMU का, या 1 मोल ऑफ कार्बन आपका 12 ग्राम का होता है। दूसरा आपका ऑक्सीजन यूज हो रहा है, ऑक्सीजन का मोलर मास होता है आपका 16 ग्राम, ठीक है। अब आपके पास सब्सटेंस है 1 kg। सबसे पहले तो आप पूरे मॉलिक्यूल का मास निकालिए,
So if we calculate the mass for carbon dioxide, कार्बन डाइऑक्साइड का आपको मॉलिक्यूलर मास पड़ता है 12 ग्राम प्लस 16 ग्राम इंटू 2, यानी ये आपका पड़ा 12 प्लस 32 ग्राम्स। दैट इज 44 ग्राम। अगर 44 ग्राम आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता तो उसके अंदर 1 मोल आते, ठीक है। बट कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम नहीं है, ज्यादा है, 1 kg है। सो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे? जस्ट हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे जो हमारे पास अवेलेबल मास है उससे जो हमारा मोलर मास निकला हुआ है। यानी हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ सब्सटेंस निकालने के लिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो फाइनली हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला बनता है कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। यानी हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था 1 kg डिवाइडेड बाई हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है 44 ग्राम। सो हियर यू फाइंड थाउजेंड बाई 44, इतने मोल्स आपका सब्सटेंस होगा, ठीक है। 1000 बाई 44, 1000 बाई 44 मोल्स का मतलब कितना बना? ये आपका बनता है 22.727 और वी कैन से 22.73 मोल्स। अगर यहीं पे आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा गया होता तो आप इसको 22.727 मल्टीप्लाइड बाई 6.0224 इंटू 10⁻23 लिखते। सो हम ये लिखते। नाउ समथिंग फॉर यू। अब ये कुछ आपको करने हैं। सबसे पहले, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ पीस ऑफ आयरन विच हैज अ मास ऑफ 65 ग्राम। 65 ग्राम लोहे के टुकड़े में कितना वजन होगा, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स होंगे। दूसरा, a piece of phosphorus has a mass of 99.2 grams. How many moles of phosphorus are present in it? So phosphorus के कितने आपके मोल्स प्रेजेंट हैं वो आपको यहाँ बताने हैं। आपके एक फॉस्फोरस का जो AMU में साइज वेट होता है वो 31 AMU होता है, आयरन का 55.9 होता है। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का आपको 1 मॉलिक्यूल का मास निकालना है और आपको फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का ही नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, सॉरी मोलर मास निकालना है, दैट हाउ मच इज द मोलर मास।
So that's all for today. In next session we'll discuss about stoichiometry and stoichiometric analysis.